नमस्कार, ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद और मैं हूं वात्सल्य राय। आज 31 अक्टूबर की तारीख है और दिन है सोमवार। आज के पॉडकास्ट में आपको बताएंगे गुजरात के मोरबी में गिरे सस्पेंशन पुल से जुड़ी हर बात। होंगी T20 वर्ल्ड कप की खबरें और होगा एक खास इंटरव्यू भी। मोरबी में गिरे पुल में मरने वालों का आंकड़ा 140 के पार पहुंचा। पीड़ितों ने सुनाई आपबीती। बीच में से ब्रिज टूट गया, यहाँ से गिर गए हम नीचे, सीधा पानी में सीधा गए। पुल जो टूटा था ना, उसके ऊपर से हम आ गए, उसको पकड़ के आ गए। अब तक 9 लोग गिरफ्तार। कांग्रेस अध्यक्ष ने न्यायिक जांच की मांग की। पीएम मोदी ने मोरबी हादसे पर दुख जाहिर किया। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मोरबी से बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागडेकर छारा से जानेंगे घटनास्थल का ताजा हाल। वहीं रेयान फजल बताएंगे मोरबी, मोदी और माछू के कनेक्शन के बारे में। पूर्णकालिक प्रचारक हुआ करते थे नरेंद्र मोदी। उस समय वो चेन्नई के दौरे पर थे, तो जैसे ही खबर मिली नरेंद्र मोदी तुरंत गुजरात लौटे और उन्होंने मोरबी में राहत कार का बीड़ा उठा लिया। लेकिन इन सब से पहले थोड़ा इंतजार और सुनिए वात्सल्य राय से देश दुनिया का हाल। रूस ने यूक्रेन पर कई मिसाइल हमले किए हैं। इसके जरिए देश भर के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया है। इन हमलों ने यूक्रेन में बिजली और पानी की सप्लाई को प्रभावित किया है। राजधानी कीव के मेयर विताली क्लिचको ने बताया है कि शहर के बड़े हिस्से में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने 50 से अधिक क्रूज मिसाइलें दागी। अधिकारियों ने यह दावा भी किया है कि इनमें से अधिकतर को मार गिराया गया। 2 दिन पहले ब्लैक सी स्थित रूस के समुद्री बेड़े पर हमला हुआ था। मोल्दोवा के अधिकारियों ने बताया है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस की ओर से नाकाम की गई रूस की एक मिसाइल उसकी सीमा के पास गिरी। मोल्दोवा के गृह मंत्रालय ने बताया है कि उत्तरी सीमा के करीब मिसाइल गिरने से किसी व्यक्ति को नुकसान होने की रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि नास्लाविया गांव के कई घरों की खिड़कियों के कांच टूट गए। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें यूक्रेन से जानकारी मिली है कि नीस्टर नदी पर बने एक डैम को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। रिपोर्टों के मुताबिक डैम के बजाय ऊर्जा संस्थानों को निशाना बनाया गया। ऐसे में फिलहाल वहां बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। ब्राजील के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने कहा है कि जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है वो सिर्फ उनके लिए काम नहीं करेंगे बल्कि ब्राजील के सभी लोगों के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बटे हुए देश में अब शांति स्थापित करने का समय आ गया है। लूला ने राष्ट्रपति चुनाव में जायर बोल्सोनारो को मात दी है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लूला ने कहा, Esta não é uma vitória minha nem do PT. Nem dos partidos que me apoiaram. ये मेरी जीत नहीं है, ये वर्कर्स पार्टी की जीत नहीं है। जिन पार्टियों ने मुझे चुनाव अभियान के दौरान समर्थन दिया, ये उनकी भी जीत नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक अभियान की जीत है। इसके मायने राजनीतिक दलों और निजी हितों से आगे है। ये उस विचारधारा की जीत है जो चाहती है कि लोकतंत्र जीते। 30 अक्टूबर के ऐतिहासिक दिन ब्राजील के ज्यादातर लोगों ने साफ कर दिया कि उन्हें ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहिए। वो ज्यादा सामाजिक समावेश चाहते हैं। वो सभी के लिए समान अवसर चाहते हैं। वो हमारे देश में ज्यादा आज़ादी, ज्यादा समानता और भाईचारा चाहते हैं। ये थे ब्राजील के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शब्द। दुनिया के कई देशों ने ब्राजील में लूला दा सिल्वा की जीत का स्वागत किया है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन और लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। चीन ने कहा है कि वो दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। कई देशों के नेताओं ने कहा है कि अमेज़न वन संरक्षण समेत कई मुद्दों पर वो लूला के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। चीन ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से कहा है कि वो क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए और अधिक प्रयास करें। चीन की ये प्रतिक्रिया उन रिपोर्टों के सामने आने के बाद आई है जिनमें बताया गया है कि अमेरिका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में बम बरसाने वाले 6 विमान तैनात करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसारक ABC ने बताया है कि B-52 बॉम्बर्स को टिंडल एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री मैक कियोग ने इस रिपोर्ट की पुष्टि किए बिना कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इससे चीन के साथ तनाव बढ़ेगा। अमेरिका ने अब तक इस पर टिप्पणी नहीं की है। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि देश में 6 हफ्ते से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन को लेकर 1000 लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने बताया है कि इन लोगों पर सार्वजनिक तौर पर मुकदमा चलाया जाएगा।
बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद और मैं हूं वात्सल्य राय। हमारे इस पॉडकास्ट को आप bbchindy.com के लाइव पेज और पॉडकास्ट सेक्शन के साथ साथ बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। अभी आपने देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानी और अब एक पूरी खबर का विश्लेषण और आज विस्तार से बात करेंगे उस हादसे की जिसने पूरे देश क्या पूरी दुनिया को गमगीन कर दिया और पड़ताल करेंगे उन वजहों की जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारी बहन मरी हमारी बहन હજી આપણે ગોતવા નહીં બેટા સીના में ગોતવા માટે बैठा है जो ये शख्स अपनी 6 साल की बहन को ढूंढ रहा है जो हादसे के बाद गायब है। गुजरात के मोरबी जिले में कल शाम तकरीबन 6:30 बजे माछू नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज टूटकर गिर गया जिसे झूलता पुल भी कहा जाता है। इस हादसे में 140 से अधिक लोगों की यानी 140 से अधिक लोगों की मौत हुई है जबकि 90 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक चश्मदीद ने इस घटना का हाल बताया है। 6:30 बजे बात हुई है और बीच में से अगर चिल्ला रहा था सब 20-25 वर्ष की उम्र का 15-20 छोकरा और हिला रहा था और सब इकट्ठा हो गए सब एक लोग और 3 बार आवाज आया। 6ली बार आवाज आया ना तब नाला टूट गया जोर से। फिर वो सामने वाला से पुल गिर गया। पुल गिर कर आ बाजू से गिरा तो हम इधर थे और हमने झाड़ी पकड़ ली। झाड़ी पकड़ के हम निकल गए धीरे धीरे बाहर। ये जो पूरा हादसा हुआ आप वहाँ पे क्या कर रहे थे मीन्स के कैसे आप बस निकले वहाँ से क्या हुआ पूरा मामला? बीच में से ब्रिज टूट गया, यहाँ से गिर गए हम नीचे सीधा पानी में सीधा गए। तैरने तो आता नहीं था हमको, पैर मार के ऊपर आ गए। जो पुल जो टूटा था ना उसके ऊपर से हम आ गए, उसको पकड़ के आ गए ऊपर से। तो ये थे चश्मदीद वात्सल्य मोरबी में जो पुल गिरा है और इसको तकरीबन 125 साल पुराना पुल बताया जा रहा है। सस्पेंशन ब्रिज था, झूलता पुल कहा जाता था जो कल रात टूट गया और 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई। जी शायद ये जो सस्पेंशन ब्रिज था मोरबी शहर की पहचान रहा था। 1879 यानी करीब 143 साल पहले ये बनकर तैयार हुआ था। आप समझ सकते हैं कि इतना पुराना पुल होने के बावजूद ये लोगों का आकर्षण का केंद्र है तो ये कुछ खास ही होगा। बिल्कुल। जिस समय ये पुल बनकर तैयार हुआ था तब इसे तकनीक और कला का एक चमत्कार कहा जाता था और अपने आप में ही तकनीक का चमत्कार होगा क्योंकि 150 साल पुराना हैंगिंग ब्रिज भी कह रहे हैं, मतलब 150 साल पहले इस तरीके का पुल बना था। जी, और ये माछू नदी पर बना था जिसका जिक्र आपने किया। 1.25 मीटर चौड़ा था, 233 मीटर लंबा था। ये उस समय खास लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था जो वहाँ का परिवार था, शाही परिवार जिसका शासन था मोरबी पर, उनके लिए बना था। और यूरोप की उस समय जो आधुनिक तकनीक थी, लेटेस्ट इंजीनियरिंग के जरिए इसको बनाया गया था। इसे झूला पुल जैसे आपने बताया, हैंगिंग पुल या झूला पुल कहा जाता था। ऐसे पुल से जब कोई गुजरता है तो उसे एहसास होता है कि मानो वो किसी झूले के सहारे चल रहे हैं, झूले पर झूलते हुए चल रहे हैं और ये केबल यानी तारों के सहारे टिके होते हैं और ऊपर इसमें लोहे की जंजीर लगी रहती है। जी। जो शासकों ने इसको अपने लिए चलाया था लेकिन बाद में आम लोगों के लिए खुला गया और बनाया गया। तब शासकों ने यह सोचा था कि इसके जरिए उनकी प्रगतिशील सोच, वैज्ञानिक सोच उनके सामने आए और इसको इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूने के तौर पर देखा गया और आसपास के तमाम लोग इसको देखने आज की तारीख तक भी आते रहते और अभी फिलहाल माछू नदी पर ये दरबारगढ़ पैलेस से लखदीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज को ये जोड़ता था पुल। वात्सल्य, इसी साल मार्च में मोरबी का जो म्यूनिसिपल प्राधिकरण है उसने ओरेवा ग्रुप को इस पुल को संभालने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ओरेवा ग्रुप आप जानते हो कि एक बहुत फेमस घड़ी बनाती है, अजंता, जो अजंता घड़ियां हुआ करती हैं, अपने आप में दीवार घड़ी का नाम होता है, वो ओरेवा ग्रुप की ही कंपनी रही है। 15 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट था और 7 महीने की मरम्मत के काम के बाद इसे 26 अक्टूबर को खोल दिया गया था और उसी 26 अक्टूबर को गुजराती नया साल था उस दिन। और कहा जा रहा है कि 12 से 17 रुपए का टिकट लग रहा था जिसपे लोग वहां जा सकते थे। बच्चों के लिए 12 रुपए का, बड़ों के लिए 17 रुपए का टिकट था। कुछ लोगों ने इस हादसे के बाद वो टिकट भी दिखाए, मतलब लोगों को जो दिए गए थे वो टिकट उन्होंने लोगों को दिखाया, कैमरे पर दिखाया। वीडियो वायरल हो रहा है और उस वक्त कहा जा रहा है कि तकरीबन 400 लोग थे जब ये पुल गिरा। और ऐसे भी वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ युवा पुल को हिला रहे हैं, उसे आजमा रहे हैं कि कितना हिलता है, क्योंकि कुछ होता है, लोगों की फितरत होती है कि ये सब करने लगते हैं। मरम्मत के काम के बाद को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, ऐसा बहुत कुछ कहा जा रहा है। इन सब सवालों के जवाब अभी तलाश
तलाशेंगे रॉक्सी गागटेकर छारा से, लेकिन उससे पहले गुजरात सरकार ने गुजरात सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल जांच कमेटी का गठन कर दिया है। गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी, जिनका बयान लगातार चर्चा में है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। खास तौर पे ये घटना बनते ही शाम को 8 बजे ये ब्रिज के मैनेजमेंट टीम और इसकी व्यवस्था में जो कोई लोग हैं उस पे दफ़ा 304, दफ़ा 308 और 114 के मुताबिक केस दर्ज किया गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी केस की जानकारी दे रहे थे। राजकोट रेंज के आईजी अशोक यादव ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बचाव कार्य के लिए पुलिस प्रशासन और आम लोगों की तारीफ की है और ये भी बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो कल एफआईआर दाखिल की गई थी उसमें आज हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 9 लोग उनकी जो पूरी विगत है, दीपक भाई नवीन चंद्र भाई पारेख एज 44 ओरिवा कंपनी में मैनेजर है। दूसरा दिनेश भाई मनसुख भाई दवे ये पण ओरिवा कंपनी के अंदर मैनेजर है। तीसरा मनसुख भाई वालजी भाई टोपिया एज 59 ये टिकट क्लर्क का काम करते हैं। चौथा मदर भाई लाखा भाई सोलंकी ये भी वहाँ टिकट क्लर्क का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो इस पूरी जो रिपेयरिंग की काम हुई उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे उसमें से 2 लोग धांगध्रा के हैं, जिनका नाम है प्रकाश भाई लालजी भाई परमार, ये ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर है। दूसरा देवांग भाई प्रकाश भाई परमार एज 31, ये दोनों ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट के रिपेयर करने काम करते हैं। साथ साथ इस आखिर टीम के अलावा 3 ऐसे लोग भी हैं जो पूरी नेग्लिजेंट एक्ट, जिसमें लोगों को रेगुलेट करना होता है, ज़्यादा लोगों को निकालने का काम होता है, ज़्यादा लोग वहाँ की स्ट्रेंथ से बाहर नहीं निकले, तो इस तरह की जो सिक्योरिटी गार्ड थे ये 3 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है। तो ये थे राजकोट रेंज के आईजी अशोक यादव जो बता रहे थे 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं वात्सल्य। उसके अलावा वात्सल्य जो पूरी रात शाम को यह हादसा हुआ, पूरी रात बचाव कार्य चल रहा था। इस बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा भारतीय वायुसेना और आर्मी की टीमें भी वहां पर पहुंची हैं और लगातार इस पूरे बचाव कार्य पर नजर रखे हुए थे हमारे साथी रॉक्सी गागटेकर छारा, वो भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रॉक्सी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर अभी राहत और बचाव कार्य क्या चल रहा है, पूरा हो गया है, क्या स्थिति है? जी देखिए, जैसे ही ये घटना बनी उसके बाद में पूरा प्रशासन हरकत में आ गया था और पिछले 24 घंटों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अभी शाम को जब अंधेरा होने से पहले तक एक डेड बॉडी को और निकाला गया और अभी भी प्रशासन ये मान रहा है कि शायद कहीं और डेड बॉडीज अंदर हो। तो जो रेस्क्यूअर्स थे उनकी नंबर्स ऑफ बोट्स थी वो सुबह जो 12 थी उसको घटा के अभी 3 कर दिया गया है आज शाम तक, और हो सकता है कि कल फिर ये जो 3 बोट्स हैं वो फिर से सुबह नदी में जाएं और फिर से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चालू रखेगी, ऐसा माना जा रहा है फिलहाल। और इसके साथ ही साथ 142 लोगों की डेथ हुई है। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पे मोरबी में श्मशान गृह है वो सारे श्मशान गृह आज पूरी तरह से फुल थे और मानो कि पूरा शहर आज श्मशानों में था, क्योंकि 142 लोगों का आज जो अंतिम क्रिया है वो की गई थी, जिसके चलते जब हमने लोगों से बात की तो मालूम पड़ा कि लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था, गुस्सा था, न सिर्फ ये जो कॉन्ट्रैक्टर है या कंपनी है उसके खिलाफ, लेकिन जो प्रशासन है, जो लोकल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ भी काफी गुस्सा था। रॉक्सी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा क्योंकि नया साल है, गुजरात में दिवाली होके चुकी है, एक उत्सव उल्लास का माहौल है और उसके बीच में इस तरह का जब हादसा होता है, बचाव कार्य चल रहा है, लोगों की मनोदशा इस समय जो होती है जिसका आपने जिक्र भी किया, किस तरह का लोग किस तरह अपने आप को संभाल रहे हैं? कई दर्द की कहानियां जो आपने लोगों से बात की उसके बारे में हमने सुना, किस तरह का माहौल है पूरे शहर के अंदर? जी देखिए, पूरा मोरबी जो है वो आज पूरा मोरबी शहर बंद था, एक भी दुकान हमें खुली नहीं मिली और हर जगह गम और
रोने का ही जो भी था, एक मायूसी का माहौल हर जगह देखने को मिल रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। और जब हम लोगों ने स्मशान में जाकर लोगों से बात की थी तो लोगों ने कहा था कि जब तक ये जो सरकार ने फिलहाल एक जांच कमेटी बनाने की बात कही है, जिसमें आईएएस अधिकारी और पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इस पूरे घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है। उस कमेटी पे बहुत से लोगों ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि गुजरात में इससे पहले अभी थोड़े दिनों पहले जो हूच ट्रेजेडी हुई थी, जो जहरीली शराब पीने से जो लोग मरे थे, उसमें भी एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसके रिपोर्ट कभी सबमिट नहीं होते इन सब कमेटियों के। तो ये जो कमेटी है उस पर किसी भी तरह का विश्वास लोगों में अभी विश्वास नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल, रॉक्सी गागडेकर छारा के पास वापस लौटेंगे जो मोरबी में घटना स्थल पर मौजूद है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पॉडकास्ट में आगे क्या होगा। पॉडकास्ट में आगे मोदी, मोरबी और माच्छू के कनेक्शन की बात होगी और साथ ही T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी भी खबरें होंगी। वात्सल्य, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद गुजरात से आते हैं, वो 3 दिन के दौरे पर हैं गुजरात में। और कल जब ये हादसा हुआ तो वो वहां से 300 किलोमीटर दूर वडोदरा में थे, जहां टाटा एयरबस के विमान मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की नींव रखी गई। पीएम मोदी ने घोषणा की है, कहा गया है कि कल मोरबी जाएंगे, लेकिन आज वो राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केवड़िया में थे, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी है, हम सब जानते हैं। वहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम में इस घटना पर अपना गम जाहिर किया। करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। तो शायद ये पीएम मोदी थे जी। दूसरी तरफ, एक तरफ सरकार का अपना पक्ष है, दुख जाहिर कर रहे हैं सारे नेताओं की बात हमने सुनी। अभी गृह मंत्री को कुछ देर पहले आपने गुजरात के गृह मंत्री को सुनाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता जो अध्यक्ष अभी हाल में बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन न्यायिक अधिकारी कोई, इसका पूर्व न्यायिक अधिकारी इसकी जांच करे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है, इसकी क्वालिटी हो, इसका कंस्ट्रक्शन हो, क्यों इतना जल्दी ये जो ब्रिज दुरुस्त करने के 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये क्या कारण है? और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की? इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। ये खड़गे थे जो कह रहे थे इंक्वायरी होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता है राहुल गांधी, जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर है वात्सल्य, वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो आज भी की, और उनसे सवाल पूछा गया कि वो इस हादसे के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि वो इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. तो ये थे राहुल गांधी। रुख करते हैं वापस वात्सल्य रॉक्सी का। रॉक्सी, इस घटना के लिए कई लोगों पर सवाल उठ रहे हैं। आपने भी बताया, आप शमशान गए थे, वहां पर लोग सवाल उठा रहे हैं। कहीं म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट की बात की जा रही है तो कहीं ओरेवा ग्रुप पर सवाल किया जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं? आप वहां पर पूरे दिन थे, किसको आपको लगता है कि दोषी किसको ठहराते हैं? क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सवाल किन किन पर खड़े होते हैं? कि देखिए, इस पूरे इंसिडेंट को लेकर एक बात तो तय है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो कॉरपोरेशन है, जो नगर पालिका है, वो नगर पालिका का कहीं ना कहीं उनकी गलती है। क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इस पूरे ब्रिज का जो फिटनेस सर्टिफिकेट था, वो फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर 26 अक्टूबर को ये ब्रिज जो है वो फंक्शनल किया गया था। तो 26 अक्टूबर से लेकर अभी तक ये इतने दिन जब ये ब्रिज जब काम कर रहा था, लोग इसे जब यूज कर रहे थे, तो प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं गया? ऐसा बहुत से जो परिवार जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, उन्होंने ये सवाल हमारे सामने खड़ा किया था और कहा था कि सरकार की इसमें बहुत बड़ी गलती है कि वो देख नहीं पाई कि अगर फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर
ये जो ब्रिज है वो फंक्शनल था। दूसरा ये भी माना जा रहा है कि इस ब्रिज पर जो कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी से कहीं ज्यादा लोगों को अलाउ कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो ब्रिज है वो ये वजन नहीं ले पाया और वेट नहीं ले पाने की वजह से बीच में से ब्रिज टूटा और लोग जो है वो गिरकर नीचे गिर गए। जी रॉक्सी, जब पुल बनता है तो दो किनारों को जोड़ता है और जब पुल टूटता है तो कई दिल टूट जाते हैं। आप एक गमगीन माहौल के बीच में हैं, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, माहौल पूरे शहर का गमगीन है। क्या स्थिति है, क्या कुछ लोग कहने वाले हैं, क्या अपनी मांगे रखने वाले हैं, क्योंकि ये दर्द आसानी से तो नहीं भरेगा। जी देखिए, यहाँ पर फिलहाल जो गृह मंत्री है हर्ष संघवी वो यहाँ पर कैंप कर बैठे हैं और आज जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी यहाँ पर थे। कांग्रेस के जो पूरी गुजरात कांग्रेस की सारी टॉप की लीडरशिप थी वो भी आज यहाँ पर आई हुई थी। तो एक तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे को जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा उस तरह से कांग्रेस ने या आम आदमी पार्टी ने इसको एक पॉलिटिकल इश्यू अभी तक नहीं बनाया है। लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं वो लोग हैं जो जिनके स्वजन खोए हैं और वो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने आखिर अभी तक क्या किया और क्यों अभी तक किसी भी जो लोकल गवर्नमेंट है उनमें से किसी का क्यों नाम एफआईआर में नहीं आया है। सवाल है सबक सरकार लेती है या नहीं, ये एक बड़ी बात होगी। कई लोग कार्यक्रम जो सुन रहे हैं वो कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत कमेंट कर रहे हैं। वात्सल्य मनोहर चमोली मनु कहते हैं कि लापरवाही, स्थानीय प्रशासन को निकम्मा कह रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। निरुपम वाजपेयी कहते हैं देश का एकमात्र नेता है जो जनहित के मुद्दे उठा रहा है, यानी वो उन्होंने कुछ नाम नहीं लिखा है सार्वजनिक तौर पे कि कौन है। सुरेंद्र कुमार कहते हैं कि भ्रष्टाचार का परिणाम आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। धर्मेंद्र सिंह परिहार भी लिख रहे हैं कि मोरबी पुल हादसे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में भ्रष्टाचार और पुलिस सुधार एक बड़ा मुद्दा है, इस पर संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। बिल्कुल, कई कमेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल कमेंट्स करते रहे। लेकिन वात्सल्य, यहाँ मोरबी का नाम आया है और मोरबी मोदी और माचू का एक पुराना कनेक्शन रहा है। जी, मोरबी में पहले भी एक हादसा हो चुका है जिसमें कई लोगों की जान गई थी, बड़ा दर्दनाक हादसा था। क्या था पूरा मामला और क्या है मोदी से उसका कनेक्शन, मैंने ये सवाल किया अपने साथी रेहान फजल से। देखिए, ये बात 11 अगस्त 1979 की है। राजकोट के पास मोरबी में पूरी जुलाई बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अगस्त जैसे ही शुरू हुआ एकदम से वहाँ बारिश शुरू हो गई और 10 अगस्त 1979 को जो मच्छू नदी पर बांध नंबर 1 था उससे इन्होंने पानी छोड़ना शुरू किया और फिर बांध नंबर 2 के दरवाजे भी खोल दिए गए, लेकिन तकनीकी खराबी से 2 गेट उसके नहीं खोले जा सके और नतीजा ये हुआ कि उसके रिजर्वॉयर में अतिरिक्त पानी जमा हो गया। उधर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और नतीजा ये हुआ कि वो बांध टूट गया और पानी इतनी तेजी से निकला कि बांध पर जो तैनात कर्मचारी थे उनको अपने केबिन तक से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और पूरे 20 मिनट के अंदर पूरा पानी नजदीक के कस्बे मोरबी में घुस गया। 3:30 बजे तक मोरबी कस्बा 10 से 30 फीट पानी, आप कल्पना करिए, इतना गहरे पानी के नीचे था और अगले 4 घंटे तक मोरबी नगर पूरी तरह से पानी में डूब गया था। 7:30 बजे जाकर पानी थोड़ा कम होना शुरू किया, लेकिन तब तक पूरा शहर एक तरह से मौत के मुंह में समा गया था। जगह जगह लोगों और मवेशियों के फूले हुए शव पड़े हुए थे और बाढ़ आने के 8 दिनों बाद भी सड़े हुए शवों की दुर्गंध चारों तरफ फैली हुई थी। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इसमें 1000 लोग मारे गए थे, लेकिन अनौपचारिक गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये संख्या हजारों में थी। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद गुजरात से आते हैं, मोरबी से उनका भी खास रिश्ता बताया जाता है, वो रिश्ता क्या है? देखिए वात्सल्य, कभी कभी बड़ी राजनीतिक घटनाएं जो होती हैं वो गैर राजनीतिक कारणों से शुरू होती हैं जी। तो जब ये घटना हुई उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल थे, कांग्रेस के नेता थे और
उनके मंत्रिमंडल में भारतीय जनसंघ और आरएसएस के बड़े नेता केशव भाई पटेल थे, वो सिंचाई मंत्री थे। तो जब बाढ़ आई और खबर मिली तो केशव भाई पटेल वहां पहुंचे उस इलाके में, लेकिन पानी का उफान इतना तेज था कि वो शहर के अंदर ही नहीं घुस पाए। और तब आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने राहत कार्य करने का बीड़ा उठाया और पूर्णकालिक प्रचारक हुआ करते थे नरेंद्र मोदी। उस समय वो चेन्नई के दौरे पर थे और उनके साथ नानाजी देशमुख भी थे। तो जैसे ही खबर मिली नरेंद्र मोदी तुरंत गुजरात लौटे और उन्होंने मोरबी में राहत कार्य का बीड़ा एक तरह से अपने ऊपर उठा लिया। और मोरबी बांध दुर्घटना में लोगों के साथ खड़े होने से उनके बीच, लोगों के बीच आरएसएस की स्वीकार्यता बढ़ी और यहीं से एक राजनीतिक ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी का उदय होना शुरू हुआ। ये पहला मौका था जब नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच पर आए थे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 22 साल बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। ये थे रेहान फजल। और शायद अब जान लेते हैं खेल की खबरें। और खेल की खबरों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खेल पत्रकार आदेश कुमार गुप्त मौजूद हैं। आदेश जी, वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 के मैचेस हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और सब कुछ देखने को मिल रहा है। कहीं रोमांचक रूप से टीमें जीत रही हैं और वो टीम जिससे उम्मीद नहीं थी और जिस टीम से उम्मीद थी वो हार रही है। कहीं बारिश है, लेकिन आज जहाँ तक सुपर 12 के मुकाबले की बात है, ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड आमने सामने थी और उम्मीदों के अनुरूप पिछली चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 42 रन से मात दी। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 179 रन बनाए। और क्या कमाल की पारी खेली आरोन फिंच ने, जो कि कप्तान है, उनके नाम में भी रन लगा हुआ है, आरोन। जी हाँ, उन्होंने 63 रन बनाए 44 गेंदों का सामना करते हुए, 5 चौकर 3 छक्के। हालांकि थोड़ा बहुत सहयोग उन्हें मिला मिचेल मार्श का, जिन्होंने 28 रन बनाए। और फिर स्टॉयनिस ने लगातार अच्छी पारी खेली, उन्होंने 35 रन बनाए। और आयरलैंड के बैरी मैककार्थी ने 29 रन देकर 3 विकेट लिए। जोशुआ लिटिल ने 21 रन देकर 2 विकेट लिए। लेकिन फियोन हैंड काफ़ी महंगा रहा उनका हाथ, 1 ओवर में उन्होंने 15 रन खर्च किए। लेकिन आखिरकार आयरलैंड हार गई और कल भारतीय टीम भी हार गई। जी देखिए, भारतीय टीम की जो कमजोरी है वो निकल कर सामने आई। जो डेथ ओवर्स हैं वहाँ पर 18, 19 और 20वां ओवर है, वहाँ पर गेंदबाज काफ़ी फिटते हैं और 2 ओवर तो 17 रन के थे। और इसके अलावा विराट कोहली से कैच छूटा और रोहित शर्मा रन आउट करने से बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे पाए, जिसे चेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। एक तरीके से देखा जाए तो 134 रन का टारगेट। जी हाँ, और ये कोई ऐसा टारगेट नहीं था, लेकिन विरोधी टीम को कमज़ोर समझना भारी पड़ा। और क्या कमाल की पारी मिलर ने खेली। और मिलर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो विकेट पर टिक जाते हैं। हालांकि आज अगर आयरलैंड की बात की जाए तो लॉर्सन टक्कर ने 71 रन बनाकर अच्छी टक्कर दी थी ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी टीम को हारने से नहीं बचा सके। और अगर कल के मुकाबलों की बात की जाए तो अफगानिस्तान और श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। अगर इस ग्रुप की बात की जाए तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 5-5 समान अंकों के साथ पहली और दूसरी पोजीशन पर बनी हुई है। जी, और बहुत ही दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले थे जब इंग्लैंड आयरलैंड से डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 5 रन से हार गया था। जी बिल्कुल। और अफगानिस्तान के 2 मैच तो बारिश की भेंट चढ़ गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त जी इतनी अहम जानकारियों के लिए। वात्सल्य, एक नई फिल्म आ रही है डबल एक्सेल। जी, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो इस फिल्म की कहानी है वात्सल्य, वो महिलाओं के शरीर की काया को लेकर है और कई सवाल पूछती है। और ये पूछता है कि वज़न को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं जो लोग मानते हैं कि एक वज़न के हिसाब से महिला का शरीर क्या होना चाहिए, उस पर सवाल खड़ी करती है। बीबीसी के लिए मधुपाल ने सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी से बात की है। दिल्ली जाना है हमें, स्पोर्ट्स चैनल पे स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना है। क्या बनना है? भारत की जीत में जो एक्सपर्ट्स के साथ मैच के बाद ब्यौरा देते हैं ना, वो ये हमने खुद लिखे और डायरेक्ट भी किए हैं। माफ कीजिएगा राजश्री जी, आप ना हमें थोड़ी सी ज्यादा ही हेल्दी लग रही हैं। बिफोर एवरी फिल्म कहीं ना कहीं तो वो एक कॉन्वर्सेशन में स्लिप इन हो जाता है कि अच्छा थोड़ा और वेट कम कर लो, कल गाना शूट कर रहे, कल एक्शन सीन है, तो इट विल बी नाइस इफ यू लूज सम वेट फॉर इट एंड ऑल। क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोच है कि जैसे एज इफ अ वुमन्स बॉडी इज लाइक अ कमोडिटी, उसको एक तरीके से ही पैकेज करना चाहिए तभी सुंदर है, तो सुंदर नहीं है। And the biggest actors of our times have been people with imperfect bodies, imperfect faces, not conventional. तो ये conventional का जो हम राग गा रहे हैं, किस लिए गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं? किस तरह से जुड़े आप इस कहानी से?
हम पहले आए फिर ये कहानी एक्चुअली ट्रू स्टोरी। ये कहानी का जन्म हुआ था मेरे घर पे, जब आई थिंक कोविड खत्म सा ही हो रहा था और धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस खुल रही थी, तो हम लोग सब मेरे घर पे बैठे लिविंग रूम में बातें कर रहे थे और हम लोग सब एक्टर्स डिस्कस कर रहे थे कि यार ये क्या है, अभी दो सब जिम में बंद हो गए, सबका वजन बढ़ गया है। एंड सोनाक्षी एंड आई बोथ, हमारे पूरे करियर में हमको बहुत तारीफें भी मिली है, बहुत प्यार भी मिला है, बट हमेशा बोलते थे हाँ सब कुछ अच्छा है मगर थोड़ी सी मोटी है। तो आई वाज लाइक ये कॉन्वर्सेशन आता ही क्यों है, मतलब यू नो व्हाई इज इट लाइक एंड व्हाई इज इट स्पोकन अबाउट लाइक दैट। तो आई थिंक मुदस्सिर अजीज जो इस फिल्म के यू नो को प्रेजेंट भी कर रहे हैं और इसके लेखक भी हैं, उन्होंने बोला यू नो ये फिल्म बनानी चाहिए अबाउट टू ओवरसाइज गर्ल्स विद ड्रीम्स, जिनके सपने हैं लेकिन उनके सपनों का साइज उनके साइज से ज़्यादा बड़ा है। एंड बोथ ऑफ अस वर लाइक अगर ये फिल्म आप लिखते हो तो हम डेफिनेटली करने वाले हैं। तो आई थिंक ऐसे इसका नो एंड देन ही सेड दैट तुम दोनों के अलावा कोई कर ही नहीं सकता ये फिल्म। सो दैट्स व्हाई बहुत ही पर्सनल है हमारे लिए पूरी जर्नी, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कहानी हमारे लिए जो लोगों को बतानी है। एंड आई थिंक जो प्यार से और शिद्दत से और हंसी मजाक में ये फिल्म हमने बनाई है, आई थिंक वो लोगों को दिखेगा जब ये फिल्म देखेंगे। हम कोई ज्ञान नहीं बांटना चाहते, हम आपको ये नहीं कहना चाहते हाउ टू लिव योर लाइफ, करेक्ट। हम बस ये कहना चाहते हैं कि हर किसी के सपने होते हैं और कुछ लोगों को बहुत अननेसेसरी चीज़ों को झेलना पड़ता है व्हाइल ट्राइंग टू अचीव देयर ड्रीम्स फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। ये थी सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी जिनसे बात कर रही थी मधुपाल। और दिन भर पूरा दिन पूरी खबर के इस पॉडकास्ट में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के दौरान स्टूडियो की जिम्मेदारी थी अजीत सारथी के पास। मुझे यानी मोहम्मद शाहिद और वात्सल्य राय को दें इजाजत। नमस्कार।